पिछली वीडियो में हमने अर्थ के बारे में समझा था। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हुए हम मार्स के बारे में समझेंगे और आगे बाकी बचे हुए जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखें तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्स के बारे में। मार्स पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। मार्स पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है और इसी वजह से मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स कहे तो मंगल ग्रह की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके पास 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, मार्स पे मैक्सिमम हाइट निक्स ओलंपिया है जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। माउंट एवरेस्ट कहे तो हम करीब 9 किलोमीटर के आसपास देखे थे, उसका 3 गुना करेंगे तो ये 27 किलोमीटर हाइट है इसका। निक्स ओलंपिया ये एक माउंटेन है। ठीक है, पाथफाइंडर, इनसाइट, क्यूरियोसिटी ये नासा का मिशन था मार्स पे। और मंगलयान जो है इसरो का मिशन है मंगल ग्रह पे। ठीक है, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर कहे तो बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका साइज भी जितना बड़ा है और मास भी बहुत बड़ा है। इसकी वजह से इसी ज़्यादा बड़े साइज और मास के वजह से इसको सूर्य का चक्कर काटने में सबसे अधिक समय लगता है क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। इसके पास 79 सैटेलाइट्स हैं जो कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है। ठीक है, एक ओनली प्लैनेट है जो कि स्टार और प्लैनेट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इसके मेजर सैटेलाइट्स गैनेमाइड, यूरोपा, कैलिस्टो ये सब हैं। इनको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है। कोई भी सैटेलाइट्स दे देगा और पूछेगा ये किस प्लैनेट का सैटेलाइट्स है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। गैनेमाइड जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। गैनेमाइड क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। वाइटर, जूनो, ज्यूस ये कुछ मिशन है नासा का जुपिटर पे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट पे जो कि क्या है, सैटर्न है, यानी बोले तो शनि। ये एक सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति के बाद वो सैटर्न यानी शनि ही है। इसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट्स होते हैं, ये करीब 82 है। ठीक है, इसके पास 7 ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं जो कि डस्ट और गैस के क्लाउड होते हैं। ये गर्म होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज करता है और ये लाइट जो कि लाइट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, शनि के कुछ मेजर सैटेलाइट्स जो है इसको देखेंगे जो कि है टाइटन, फोब, रिया। टाइटन जो है सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। सैटेलाइट को याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ सैटेलाइट दे देगा और 4 ऑप्शन में प्लैनेट दे देगा। आपको पता रहना चाहिए किस प्लैनेट का सैटेलाइट है, इसके लिए इसको याद रखना ज़रूरी है। कैसिनी जो है नासा का मिशन था सैटर्न पे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट यूरेनस पे। तो अब हम देखते हैं यूरेनस के बारे में। ये पहला यूरेनस कहे तो अरुण, ये पहला ऐसा ग्रह था जिसको टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था, जिसे विलियम हर्शल ने 1781 ईस्वी में
हो जाता। ये प्लैनेट जो है ग्रीन कलर का दिखता है क्योंकि इस पे CH4 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। CH4 कहे तो मीथेन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये ग्रीन कलर का दिखता है। और इसमें एक और ख़ास बात है, वीनस की तरह ही ये भी पूरब से पश्चिम की तरफ रिवॉल्व करता है सन के चारों। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम एक्सियल बेंडिंग होती है, इसी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है इस तरह से कि यूरेनस को यानी अरुण को लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, मैक्सिमम एक्सियल बेंडिंग की वजह से ही इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लाइंग डाउन। इसके पास भी सैटर्न की तरह 5 मेजर रिंग्स होते हैं, जो कि है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून कहे तो वरुण। ये सूर्य से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे स्थित है, सबसे मतलब कि सबसे बाद में यही आता है, जिसके वजह से सूर्य से ज़्यादा दूरी होने की वजह से इसे फ्रीज्ड या कोल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका इन्वेंशन जॉन गेल ने किया था। ठीक है, इसके कुछ सैटेलाइट हैं, ट्राइटन, मेरिट। अभी देखिए यहाँ पे ट्राइटन है और हमने सैटर्न के बारे में भी पढ़ा था, तो उसमें उसका टाइटन आया था एक सैटेलाइट। तो यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, वो ट्राइटन या टाइटन दे के कोई भी सैटेलाइट दे देगा और उसमें एक न एक ऑप्शन नेपच्यून जरूर डालेगा ताकि आप वहाँ पे गलत करें। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ट्राइटन जो है नेपच्यून यानी वरुण का सैटेलाइट है और टाइटन जो है वो सैटर्न यानी शनि का सैटेलाइट है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट की। ड्वार्फ प्लैनेट होता क्या है बेसिकली? ड्वार्फ प्लैनेट बोले तो बौना ग्रह, वे खगोलीय पिंड जो निश्चित पाथ में सूर्य का चक्कर नहीं काटते हैं, यानी अनसर्टेन पाथ में चक्कर काटते हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि ड्वार्फ प्लैनेट का साइज बहुत छोटा होता है और इसका मास भी बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके वजह से इस पर ग्रेविटेशन बहुत कम लगता है, इसी वजह से ये निश्चित पाथ पे नहीं चलते हैं। ओवरलैप द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, ये जो है रिवॉल्यूशन के सूर्य का चक्कर काटते समय दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट को, दूसरे प्लैनेट के कक्षा को ओवरलैप कर देते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं फिगर में, ये नेपच्यून का पाथ है। ठीक है, और ये प्लूटो का पाथ है। कायदे से तो इसको इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन इसका मास कम होने की वजह से ये क्या करता है, इस पर यहीं से चल देता है। तो ये जो है नेपच्यून के पाथ को ओवरलैप कर रहा है, तो निश्चित दिशा में नहीं चल रहा है, निश्चित पाथ में नहीं चल रहा है, इसी वजह से इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। कुछ ड्वार्फ प्लैनेट हैं, इसको याद रखेंगे, प्लूटो, चेरॉन, सीरस, आइरिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट क्या होती है? हेवनली बॉडी रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट एंड आल्सो सन, यानी वे खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर तो काटते ही हैं, साथ साथ उस प्लैनेट का भी चक्कर काटते हैं जिसका वो सैटेलाइट है। जैसे देखते हैं यहाँ पे सन के बारे में बात करते हैं, अर्थ के बारे में ही बात कर लेते हैं। अर्थ जो है सन के चारों चक्कर लगा रहा है। अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट जो कि मून है, वो भी अर्थ का चक्कर तो लगा रहा है, साथ साथ जैसे जैसे अर्थ सूर्य का चक्कर लगा रहा है, मून भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लैनेट का अराउंड भी रिवॉल्व करता है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। हम बात करते हैं कुछ नेचुरल सैटेलाइट के बारे में।
मैक्सिमम सैटेलाइट जो कि 82 है वो सैटर्न के पास है, इसको याद रखेंगे। मैक्सिमम सैटेलाइट कितने हैं? 82, जो कि किसके पास है? सैटर्न के पास, यानी शनि के पास है। और मरकरी और वीनस के पास, यानी बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। मून एकमात्र, यानी चांद जो है एकमात्र उपग्रह है अर्थ का, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, या फिर जो है ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ जो कि नेचुरल है। मैक्सिमम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है अर्थ का ही है। मैक्सिमम आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसका है? अर्थ का ही है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मैक्सिमम आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसके हैं। तो अगर आप नेचुरल सैटेलाइट के बारे में याद रखेंगे तो आप सैटर्न में टिक मार देंगे, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आप ध्यान में रखेंगे तो अर्थ में टिक मारेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल रहा है या नेचुरल सैटेलाइट बोल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मून का। मून जो है एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, ये पॉइंट आप पहले भी देख चुके हैं। इस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। लेबनीज जो है हाईएस्ट पीक है सिचुएटेड ऑन मून। लेबनीज जो है एक माउंटेन है जो कि सबसे हाईएस्ट प्लेस है मून पे स्थित हो। ये रोटेशनल और रिवोल्यूशनल मोशन दोनों जो है 28 दिन में कंप्लीट करता है। ऐसा नहीं है कि रोटेशनल मोशन कुछ और दिन में कंप्लीट करता है कितना, और रिवोल्यूशनल मोशन कुछ और टाइम में, दोनों ही 28 दिन में ही ये कंप्लीट करता है। जिसके वजह से मून का एक पार्ट तो अर्थ के सामने रहता है और दूसरा पार्ट अर्थ के सामने नहीं रहता है। पृथ्वी से हम केवल 57% पार्ट ही मून का देख सकते हैं। आप कंप्लीट पार्ट जो है मून का नहीं देख सकते हैं अर्थ से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।